नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से विकास दुबे नाम का दुर्दांत हत्यारा कानपुर से 8 दिन पहले हत्याएं करने के बाद भाग रहा था और कल उसको महाकाल मंदिर उज्जैन से पकड़ा गया। उसके बाद जब एसटीएफ की टीम उसको कानपुर ले जा रही थी तो रास्ते में बारिश होने की वजह से गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद विकास दुबे फिर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अब कानपुर आ चुका है और कानपुर में आराम से वो बच सकता है, छुप सकता है। इसी कोशिश में वो हाईवे से कच्चे रास्ते पर भागने लगता है और उसके बाद जब पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं तो एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर उसे छीन ली होती है और उससे गोलियां चलाते हुए वो भागता है। जिसके बाद एसटीएफ के और जवान आ जाते हैं दूसरी गाड़ी से और उसके बाद मुठभेड़ होती है जिसमें ये दुर्दांत हत्यारा मारा जाता है। ये आज सुबह की घटना है और उसके बाद पूरे देश में फिर से राजनीति होने लगी है। दरअसल कल जब जिंदा पकड़ा गया था विकास दुबे, तब ये बातें हो रही थी कि यूपी की जो सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, वो विकास दुबे को बचा रही है। अगर कोई और हत्यारा होता, उसका नाम कुछ और होता, अफजल या शर्जील होता, तो शायद अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता, लेकिन इसका एनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि ये एक ब्राह्मण है। इसको लेकर फिर से कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी ने तो यहाँ तक कह दिया कि योगी और मोदी की जो सरकार है ये ब्राह्मण विरोधी है, इसीलिए ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। यानी कि अपराधियों के ऊपर अगर पुलिस गोली चलाती है, आत्मरक्षा में उनका अगर मुठभेड़ में अपराधी मारा जाता है, तब भी ये इसी तरीके की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि कल जिस तरीके से कहा गया था कि सरेंडर हुआ है, सरेंडर की बजाय क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से गाड़ी पलटी है उससे ऐसा लगता है कि सरकार पलटने से बचा ली गई है। यानी कि अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने अपने बचाव के लिए विकास को मारा है, जबकि हकीकत कुछ और है। जिस तरीके से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और भागते हुए उसने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी गोलियां चलाई और उसमें वो मारा गया। पुलिस के 2 जवानों को गोलियां लगी और उसके अलावा 2 जवान और घायल हुए। एसटीएफ के भी 2 जवान घायल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 6 जवानों के घायल होने के बाद अगर अपराधी पर पुलिस गोली चलाती है और उसमें वो मारा जाता है तो इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि अगर वो मारा गया है तो गोलियां पीठ पर क्यों नहीं है, छाती पर क्यों है। वो ये भूल जाते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति गोली चला रहा होता है तो उसका मुंह उन लोगों की तरफ होता है जिन पर वो गोलियां चला रहा होता है। विकास दुबे भी गोलियां चलाते हुए भाग रहा था, तो इस वजह से उसको जो गोलियां लगी है वो छाती पर लगी है। लेकिन इस देश में राजनीति करने से कोई बाज नहीं आता है और न इस मामले में भी आएंगे। जब विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को घेर कर मार दिया था और उसके पूरे गैंग ने, जिसमें से कि 6 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके अलावा 12 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। उसके बावजूद लोगों को ये लगता है कि विकास दुबे के साथ किसी मेहमान की तरह व्यवहार होना चाहिए था, उसको सेवा होनी चाहिए थी। अगर वो भाग रहा था तो पुलिस केवल फिल्मों की तरह उसे चेतावनी देकर उसका पीछा करती और उसे भाग जाने देती, जिसके बाद इन्हीं लोगों को फिर से मौका मिलता और ये कहने लगते कि विकास दुबे को जानबूझकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भगा दिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस नकारा है। आज जब विकास दुबे की मौत हो चुकी है, वो मौत के घाट उतर चुका है, उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस नकारा है। अब इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है वो पर्दा उठेगा। और ऐसा कहते हुए वो प्रियंका वाड्रा भी नजर आ रही है, जिसका एक साथी राजा रामपाल इस विकास दुबे का मित्र रहा है। और इसी बात को अखिलेश यादव भी कह रहा है, जिसका एक बहुत ही खास मित्र गुड्डन त्रिवेदी, जो कि विकास दुबे के गिरोह का बड़ा ही सक्रिय सदस्य था और जिस दिन पुलिस वालों के ऊपर गोलीबारी हुई थी उस दिन गुड्डन त्रिवेदी भी वहां पर गोली चलाने वालों में शामिल था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानपुर पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। और जैसा कि एडीजी प्रशांत कुमार ने आज कहा है कि जिस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस वालों की जान गई है, उसके बाद इसके गिरोह के जो 12 सदस्य और बचे हुए हैं जिनको पुलिस तलाश कर रही है, हम उनको जल्द ही जिंदा या मुर्दा पकड़ लेंगे। इस बात को लेकर तमाम प्रदेश के अंदर खुशी की लहर है। लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं कि इतना दुर्दांत हत्यारा मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर फैली हुई है और अखिलेश यादव जैसे लोगों को डर लग रहा है कि क्या विकास दुबे इन 10 से 12 घंटों में, जब तक वो पुलिस के कब्जे में रहा, वो कहीं वो सारे राज न उगल गया हो जिससे उसके पार्टी के तमाम नेताओं के और उसके उस विकास दुबे के साथ जो संबंध रहे उनसे पर्दा उठ जाए। इसी डर से कांग्रेस पार्टी भी बौखलाई हुई है और
उसी डर से तमाम लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या विकास दुबे पहले ही बयान दे चुका है और उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसे भागना ही होता तो महाकाल मंदिर में पकड़ा क्यों गया होता। वहाँ जिस तरीके से पुलिस ने उसे निहत्थे पकड़ा था तो यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग भूल जाते हैं कि महाकाल मंदिर में कोई भी जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, उसके पास हथियार नहीं होता, इसकी गारंटी होती है क्योंकि वहाँ मेटल डिटेक्टर भी होते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होता है तो फिर आपको वहाँ हथियारों की जरूरत नहीं होती है, मंदिर परिसर में हथियार अलाउ नहीं होते हैं। इसीलिए पुलिस वाले और जो गार्ड थे वो निहत्थे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर मामला बदल गया है और अपराधी कितना भी दुर्दांत होता है तो उसका माइंड कभी भी गांधीवादी नहीं हो सकता, कभी भी वो शांति प्रिय नहीं हो सकता। वो दूसरी बात है कि वो किसी परिस्थिति विशेष में अपने आप को सादा और शांति प्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यही विकास दुबे था जिसने 7 दिन पहले पुलिस वालों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई थी, जिसमें कि सीओ जो कि उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र मिश्र, उनकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। और इसके जितने भी साथी थे वो किसी भी दुर्दांत हत्यारे या राक्षस से कम नहीं थे। इसीलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश में पुलिस को उन पर गोलियां चलानी पड़ी, क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर ये जिंदा बचेंगे और इन्हें जिंदा छोड़ा गया तो ये पुलिस वालों को मार देंगे। और ये जो एक प्रक्रिया है इसको आत्मरक्षा में किया गया वार कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के तहत 6 प्रोविजो दिए गए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले सकता है। और उसमें वो सारे डिटेल्स हैं कि किस हद तक वो जान ले सकता है। अगर जान पे बात आती है तो जान ले सकता है। अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आप चोट पहुंचा सकते हैं। और यहाँ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विकास दुबे पुलिस वालों की पिस्टल चुरा कर भाग रहा था और उससे गोलियां भी चला रहा था, जो कि गोलियां पुलिस वालों को लगी थी। तो वैसी परिस्थिति में पुलिस के जो जवान थे, एसटीएफ के जो जवान थे, उनके पास एक ही रास्ता बचता था कि उस पर गोलियां चलाते। और उन्होंने गोलियां चलाई भी, जिससे विकास दुबे नाम का ये दुर्दांत हत्यारा ढेर हो गया। और जिस तरीके से आज मीडिया में वो तमाम जगह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वो एक कच्चा रास्ता था, पानी भरा हुआ है, अगर पुलिस वहां थोड़ी सी भी चूक जाती तो विकास दुबे आसानी से वहां से भाग सकता था। और तब यही लोग जो आज उसकी मौत पर रोना पीटना कर रहे हैं, जो उसकी मौत पर स्यापा मचा रहे हैं, वही कल कहते कि उसको छोड़ दिया गया है और उसको बचा लिया गया है क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिला हुआ था। लेकिन आज जब उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है तब ये लोग कह रहे हैं कि अब इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में मायावती ने भी कहा है कि इस पूरी घटना की सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए। हालांकि मायावती ने सीधे तौर पर पुलिस पर और सरकार पर आरोप तो नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से दुर्दांत हत्यारे ने पुलिस वालों की हत्या की और उसके बाद ये छिपता रहा, उसके बाद हाई सिक्योरिटी को धता बताकर ये भागने की कोशिश कर रहा था और उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इस स्थिति में क्या रास्ते बचे हैं उसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ही एक याचिका जा चुकी थी। एक वकील ने याचिका लगाई थी कि जिस तरीके से इसका सरेंडर हुआ है या इसको गिरफ्तार किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। तो अब ये जांच का विषय बन गया है, जांच चलती रहेगी। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पूरी तरीके से जाँच कर ली है और इस व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल में जाकर इसकी मौत हो गई और जो पुलिस वाले घायल हुए हैं वो अब खतरे से बाहर दिखाई दे रहे हैं। उनको गोलियां जरूर लगी हैं लेकिन उनकी गोलियां निकाल दी गई हैं और उन्हें खतरे से बाहर निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से बिकरू गांव का जो हत्याकांड था उसका जो मुख्य अपराधी था विकास दुबे, वो पूरी तरीके से अब नेस्तनाबूद हो गया है। लेकिन उसके कुछ साथी बचे हुए हैं और उनका भी बच पाना अब पूरी तरीके से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस गिरोह में जो जो लोग थे उनको या तो पुलिस ने मार गिराया है या फिर उनमें से कईयों को गिरफ्तार कर दिया है। इसमें कुछ महिलाओं ने भी सहयोग किया था, जैसे अमर दुबे की मां क्षमा दुबे थी और एक जो अग्नोत्री नाम का व्यक्ति था उसकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। उसके अलावा गुड्डन त्रिवेदी जैसे लोग, संतोष कुमार हो, इंद्रजीत हो या फिर सत्यम उर्फ लड्डन हो या धर्मेंद्र सिंह हो, लाला राम, मनोज और नरेश नागर जैसे जो लोग हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ इन सभी को ढूंढने में लगी हुई है।
तो इतने सारे घटनाक्रम एक हफ्ते में हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह चलाने वाला व्यक्ति जिसको कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, 20 साल तक कानपुर में आतंक का राज कायम रखता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उसकी राजनीतिक पहुंच होती है। और जब वो पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वो सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर हमला करता है। उसकी हिम्मत और उसकी जो दबंगई है, आप इसी से समझ सकते हैं कि उसको ऐसा लगता था कि पूर्व मुख्यमंत्री हो या उसकी पार्टी के तमाम नेता उसको बचा लेंगे, और इसी वजह से उसने पुलिस के ऊपर सीधा हमला किया। इस पूरे मामले में जिस तरीके से चौबेपुर और सिवनी थाने की जो पुलिस थी उसकी भूमिका भी सामने आई थी, और इसको लेकर 1-1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वालों पर भी इसकी गाज गिरी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को लायन हाजिर किया गया, जिससे पता चलता है कि पुलिस वाले भी उससे मिले हुए थे। और उस समय के तत्कालीन जो एसएसपी थे अनंत देव, उनके ऊपर भी इस पूरे मामले में जांच की सुई आ चुकी है और उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर अब यह पूरी घटना किस तरीके से घटी थी वो भी सामने है, और उसके अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और कईयों को मौत के घाट भी उतारा गया है क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे या पुलिस पर हमला कर रहे थे। तो इस तरीके से बिकरू कांड का एक तरीके से अब समापन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी के अपराधी भी अब निश्चित ही पकड़े जाएंगे। उनको भी उनके किए की सजा या तो अदालत में जाकर मिल जाएगी या फिर वो भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस पर हमले करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका भी अंजाम वही होगा जो विकास दुबे और अमर दुबे का हुआ है। लेकिन इसका एक और प्रभाव उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिलेगा कि जितने भी माफिया गिरोह हैं, जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, वो या तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे या अदालतों में समर्पण करेंगे, क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि यूपी पुलिस अब उन्हें किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी अगर वो अपराध करना नहीं छोड़ते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।